So here we say this power is the form of military dominations, economic power and political या cultural superiority. ठीक है, ये हेजेमनी को हमने क्या करा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि क्या क्या है. एक सबसे पहले क्या है, मिलिट्री डोमिनेंस, फिर इकोनॉमिक पावर है, देन पॉलिटिकल या कल्चरल है. ठीक है, हम इन 3 बेसिस पे हेजेमनी को डिफाइन करेंगे. सो फर्स्ट इज, therefore if we wanted to understand world politics, it is necessary that we understand the distribution of power among the countries of the world. For instance, during the year of the Cold War, हमको ये जानने के लिए कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या है, उसके लिए क्या जरूरी है, क्या समझना जरूरी है, हमको समझना जरूरी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. जितनी कंट्रीज है उनमें कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, हमको वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. फॉर इंस्टेंस, ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ कोल्ड वॉर, कौन से ईयर के आसपास, कोल्ड वॉर के टाइम के, पावर वॉज डिवाइडेड बिटवीन द 2 ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज एंड द यूएस एंड द सोवियत यूनियन represented the 2 camps or centers of power in international politics during that period. जब कोल्ड वॉर का टाइम था 1945 to 91, पावर वॉज डिवाइडेड बिटवीन द 2 ग्रुप्स, विच इज फर्स्ट इज USA and the second is Soviet Union. So here the US and the Soviet Union represented the 2 camps or centers of the power in international politics during the period. The collapse of the Soviet Union left the world with only a single power, the United States of America. जब क्या हुआ, सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, सोवियत यूनियन खत्म हो गई, तो वहां पे सिर्फ एक पावर रह गई, जो कि क्या थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए. Sometimes the international system dominated by a sole superpower or hyperpower is called unipolar. जो एक सिंगल पावर जो वर्ल्ड में रह गई थी, उसी को हमने क्या बोला था, यूनिपोलर बोला था. बाइपोलर मीन्स we studied in previous topics what is bipolar and what is unipolar. I hope you all are understood. A unipolar system, this appears to be a misapplication of the idea of pole derived from physics. ये pole derived है, जो कि फिजिक्स से ये आइडिया लिया गया है, यानी कि जब 2 पोल होते हैं किसी ओरिजिन में तो उसको बोलते हैं बाइपोलर, और जब सिंगल एक पोल होता है तो उसको बोलते हैं यूनिपोलर. जैसे कि यूएसए था, वो यूनिपोलर स्टेट वर्ड हो गया था जब यूएसए की हेजेमनी थी. लेकिन जब क्या था, दोनों थी, यूएसए और यूएसएसआर दोनों हमारे वर्ड में थी, तो उस समय हमारा वर्ड कैसा था, बाइपोलर वर्ड था. ठीक है. इट मे बी मोर अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब एंड इंटरनेशनल सिस्टम विद ओनली 1 सेंटर ऑफ पावर बाय द टर्म हेजेमनी. तो उसके बाद जो ये एक पावर बच गई थी, जो यूएसए की थी, जो सेंटर पावर बच गई थी, उस इंटरनेशनल सिस्टम एक ही पावर के साथ चल रहा था, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, हेजेमनी बोलेंगे. पावर बाय द टर्म हेजेमनी, उसी टर्म को के लिए हम हेजेमनी यूज करेंगे. वी कैन आइडेंटिफाई 3 very different understandings of what hegemony is. हम 3 पार्ट्स में इसको देखेंगे कि हेजेमनी क्या है, हम समझेंगे कि हेजेमनी कैसी है. Let us example each of these meaning of hegemony and related them to contemporary international politics. Okay, the first one is hegemony as hard power. Firstly, we talk about hegemony as a hard power. Then after this we talk about hegemony as a structural power, and at last we talk about hegemony as soft power. So firstly we understood the hegemony as hard power.
The roots of the word hegemony lie in classical Greek. जो word hegemony है वो classical Greek word है. The word implies the leadership or predominance of one state and was originally used to denote the preponderant position of Athens, the other city-states of ancient Greece. Thus, the first meaning of hegemony relates to the relation patterns and balance of military capability between states. जो hegemony as a hard power है, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे या हम किससे रिलेट करेंगे उसका रिलेशन, उसका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, रिलेशन पैटर्न्स एंड बैलेंस ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी. हम किसी भी स्टेट्स के बीच की मिलिट्री कैपेसिटी को या कैपेबिलिटी को देखेंगे एज अ हार्ड पावर में. द फर्स्ट मीनिंग ऑफ हेजेमनी रिलेट टू हार्ड पावर, जो कि क्या है, मिलिट्री कैपेबिलिटी है. किसी भी दो स्टेट के बीच की हम मिलिट्री कैपेबिलिटी देखेंगे, उसी रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, हेजेमनी एज हार्ड पावर. दैट इज स्पेशली germane to the current position and role of the US in world politics. Okay. Then US power lies in the overwhelming superiority of its military power. American military dominance today is both absolute and relative. In absolute terms, the US today has military capabilities that can reach any point on the planet accurately, lethally, and in real time, thereby crippling the adversary, while its own forces are sheltered to the maximum extent possible from the dangers of war. इस टाइम पे यूएसए की ही जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, जिसकी वजह से क्या होता था, प्लैनेट पे कोई भी पॉइंट पर वो पहुंच सकते थे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज के बेस पे. वो कोई भी डेंजर से डेंजर वॉर को जीत लेते थे. उनके लिए कोई भी डेंजर वॉर पॉसिबल थी क्योंकि उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत पावरफुल थी. But even more awesome than the absolute capabilities of the US is the fact that no other powers today can remotely match them. क्या था कि कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री की पावर जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो यूएसए को कोई भी बीट नहीं कर सकता था, यानी यूएसए के कोई कंपैरिजन में नहीं था. ठीक है. Next is powers combined. Furthermore, a large chunk of the Pentagon's budgets goes into military research and development. जो कि वहां पे क्या था, जो बजट था वो सबसे ज्यादा कहाँ पे खर्च होता था, मिलिट्री रिसर्च पे और मिलिट्री डेवलपमेंट पे.